मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हम जो है इस वीडियो लेक्चर में हम सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। सेल वॉल जो है कोशिका भित्ति, उसके बारे में अपन जानते हैं कि ये जो है प्लांट और बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट लेयर होती है, जबकि एनिमल के अंदर जो है एनिमल सेल में जो है सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल के बेसिस पर हम प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं। रॉबर्ट हुक ने जो है सबसे पहले सेल वॉल का अवलोकन किया था, देखा था और कोशिका की खोज की थी। सेल वॉल जो है सेल के लिविंग मटेरियल को यानी साइटोप्लाज्म को जो है वो एडवर्स कंडीशन से बचाती है, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाती है। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से सेपरेट रखती है, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है, उसकी जो है शेप को इंश्योर करती है, सुनिश्चित रखती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेल वॉल जो है एक सेल के लिए एक एक्सोस्केलेटन के रूप में काम करती है, एक बाह्य कंकाल के रूप में काम करती है। सेल वॉल जो है साइटोप्लाज्म का एक सिक्रेटरी मटेरियल होता है और इसे जो है नॉन लिविंग बाउंड्री माना जाता है। सेल की जो है नॉन लिविंग बाउंड्री माना जाता है। अगर हम इसको माने तो इस कंसेप्ट के अनुसार सेल वॉल डेड होती है और उसके किसी भी लिविंग सिस्टम का पार्ट नहीं होती है। लेकिन कटर ने कहा 1978 कि सेल वॉल जो है किसी भी रूप में जो है साइटोप्लाज्म से कंप्लीटली सेपरेट नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यंग स्टेज में साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के मध्य जो है एक ऑर्गेनिक यूनिटी पाई जाती है, अर्थात साइटोप्लाज्म और सेल वॉल एक सिंगल बायोलॉजिकल यूनिट के रूप में काम करते हैं। इस तरह से जो है और प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा इन दोनों के बीच में यानी साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के बीच में कनेक्टिविटी पाई जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से इसको नॉन लिविंग बाउंड्री नहीं माना जाता है। उसके बाद सेल वॉल की नेचर के बारे में बात करें कि सेल वॉल जो है उसकी नेचर कैसी होती है या उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सेल वॉल की प्रॉपर्टीज़ जो है मुख्यतः 3 तरह की होती है। पहली है प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, तीसरा है टेंसिल स्ट्रेंथ। प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी एंड टेंसिल स्ट्रेंथ, ये है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल वॉल। सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिसिटी की। इसका अर्थ क्या होता है? प्लास्टिसिटी यानी किसी भी सेल के साइज़ और शेप में होने वाले जो परमानेंट चेंजेस होते हैं उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी चेंजेस के अंदर होंगी उसकी रिकवरी नहीं होगी, वापस वो पुरानी स्थिति में नहीं आएगी, उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। और सेल जो है किसी भी सेल में सेल डिफ्रेंशिएशन के टाइम जो सेकेंडरी सेल वॉल बनती है उसमें जो है प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, यानी सेकेंडरी सेल वॉल में प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता, इसका मतलब ये हुआ कि सेल वॉल की आकृति और आकार, शेप और साइज़ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस की अगर हम वापस रिकवरी करते हैं या उसमें रिकवरी होती है तो उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। अपन जानते हैं कि जो सेल के अंदर एंडोऑस्मोसिस होता है और एंडोऑस्मोसिस के दौरान जो है वाटर मूवमेंट या सॉल्यूशन का मूवमेंट जो है सेल के अंदर होता है और उसके द्वारा सेल जो है टर्जिड हो जाती है, स्फीत अवस्था में आती है और टर्जिड होने की वजह से सेल का वॉल्यूम बढ़ जाता है और कुछ समय बाद वापस जो है उस वॉल्यूम में जो है कमी आती है, वापस जो है वो वाटर जो है बाहर की ओर रिलीज होता है, बाहर की ओर निकलता है और सेल वॉल वापस अपनी पुरानी स्थिति में आती है।
तो यानी उसमें जो उसके वॉल्यूम में जो चेंजेज हुआ था उसकी वापस रिकवरी होगी। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं हम इलास्टिसिटी, और यह प्रॉपर्टीज पाई जाती है प्राइमरी सेल वॉल में। तो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी जो है प्राइमरी सेल वॉल में पाई जाती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है सेल वॉल की वो टेंसिल स्ट्रेंथ, तनन सामर्थ्य। टेंसिल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि किसी भी आउटर फोर्स या बाह्य दबाव के प्रति अगर कोशिका अपनी रिजिडिटी बनाए रखती है तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं टेंसिल स्ट्रेंथ, और यह प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर। तो इस तरह से एक सेल वॉल के अंदर 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी और टेंसिल स्ट्रेंथ। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये जो है सेल वॉल की स्ट्रक्चर है, और सेल वॉल के स्ट्रक्चर में जो हम देखते हैं मुख्यतः 3 भागों में उसको विभक्त करते हैं। सबसे पहले मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल लैमेला की। मिडिल लैमेला के बारे में जानते हैं कि जो भी साइटोकाइनेसिस के बाद में जो सेल में जो है दो डॉटर सेल बनती है, उस डॉटर सेल को कम्प्लीटली सेपरेट करने में मिडिल लैमेला का योगदान होता है। जो न्यूली 2 डॉटर सेल्स जो बनने वाली होती है, उस सेल के बीच में उनके ठीक सेंटर में जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट, वेसिकल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के पार्टिकल्स, जिसे फ्रेगमोसोम कहते हैं, कि भाई 2 सेल है, ये कोई सेल है, उस सेल के बीच में ये 2 कोई सेल है, उस सेल के ठीक सेंटर में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के पार्टिकल्स
जिसे कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट कहते हैं, जो सीमेंट के रूप में काम करते हैं, वो पार्टिकल्स और ईआर के टुकड़े जिसे फ्रैगमोसोम्स कहते हैं, उन टुकड़ों को जो है ये कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट सीमेंट की तरह जोड़ देते हैं और एक सेल प्लेट का निर्माण करते हैं इस तरह से एक बीच में। और यह सेल प्लेट जो है धीरे धीरे सेंटर से पेरीफेरी की ओर इस तरह से मूव करती है, यानी इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न। सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न, सेंटर टू पेरीफेरी जो है सेल प्लेट का मूवमेंट होता है और धीरे धीरे ये बढ़ती बढ़ती पूरी तरह से उस सेल को जो है 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट कर देती है। तो इस तरह से ये 2 डॉटर सेल बन जाती है और यह प्लेट कहलाती है मिडिल लैमिला। तो इस तरह से जो है वो सेल के बीच में सबसे पहले जो है ये मिडिल लैमिला बनी, और मिडिल लैमिला जो है लिग्निफाइड होती है और चूँकि इसमें पैक्टिन होता है, और फ्रूट राइपनिंग के टाइम जब फल पकते हैं उस दौरान जो है पैक्टिनेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है और पैक्टिनेज एंजाइम के द्वारा जो है इस जो है मिडिल लैमिला डिसॉल्व हो जाती है और फ्रूट जो है सॉफ्ट हो जाते हैं, फ्रूट सॉफ्ट हो जाते हैं। अब प्राइमरी ये मिडिल लैमिला बनने के बाद इसके दोनों ओर फिर जो है प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण होता है। वास्तव में जो है डेवलपिंग सेल में जो है सबसे पहली निर्मित भित्ति जो होती है वो प्राइमरी सेल वॉल ही होती है। अब मिडिल लैमिला के दोनों ओर, ये मिडिल लैमिला, इसके दोनों ओर प्राइमरी जो है सेल वॉल बनी, और ये प्राइमरी सेल वॉल जो है किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और कुछ मात्रा में जो है पैक्टिन कंपाउंड भी पाया जाता है। तो इस तरह से जो है ये जो वॉल है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और कुछ मात्रा में पैक्टिन की बनी होती है। और इस प्राइमरी वॉल में अपन जैसे पहले जिक्र कर चुके हैं कि जो है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर पाई जाती है। उसके बाद अपन बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो है अंदर की ओर जो है सेल ल्यूमेन की साइड बनती है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की ओर बनती है, और सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो भी जो है जो सेकेंडरी सेल वॉल जो है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज के अलावा उसमें सेलुलोज तो होता ही है, हेमीसेलुलोज, इसके अलावा लिग्निन और सुबेरिन भी पाया जाता है इसके अंदर। लिग्निन और सुबेरिन इस सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। अब सेकेंडरी सेल वॉल जो है वेसल्स और ट्रैकिड्स और जो फाइबर्स होते हैं उसके अंदर जो है ये सेल वॉल काफ़ी थिक मात्रा में पाई जाती है। उसके अंदर जो ये ट्राई लैमिलर फॉर्म में पाई जाती है। ट्राई लैमिलर फॉर्म मतलब ये सेकेंडरी वॉल जो है ये जो है 3 भागों में बटी रहती है इस तरह से। ये 3 पार्ट हो गए। आउटर, मिडिल और इनर वॉल। तो इस तरह से जो है ट्रैकिड्स, वेसल्स और फाइबर्स में जो है ये सेकेंडरी सेल वॉल जो है 3 भागों में बटी रहती है, और इस तरह से कुल मिलाकर के उनमें 5 लेयर्ड जो है सेल वॉल पाई जाती है। कौन कौन सी? पहली मिडिल लैमिला हो गई, दूसरी प्राइमरी वो सेल वॉल हो गई, तीसरी जो आउटर वॉल, चौथी जो है मिडिल वॉल, और 5th नंबर पर इनर वॉल जो कि सेल ल्यूमेन के संपर्क में रहती है। तो इस तरह से जो है ट्राई लैमिलर स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर पाई जाती है। और अब हम देखते हैं कि जो है सेल वॉल की जो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होती है, सेल वॉल एक्चुअली बनी हुई किससे होती है, उसके बारे में अपन जिक्र करते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। अपन जानते हैं कि जो सेल वॉल जो बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है,
सेलुलोज की। हालांकि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होती है, और फंजाई के अंदर जो है वो एक फंगल सेलुलोज जिसे कहते हैं काइटिन, उसकी बनी होती है। और अब सेलुलोज की बात करते हैं। सेलुलोज होता क्या है? सेलुलोज जो है एक पॉलीमर है, एक पॉलीमर है जो ग्लूकोज के मोनोमर से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज मोनोमर। अपन जानते हैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर इस तरह से। ये ग्लूकोज, इसको कहते हैं बीटा ग्लूकोज। अल्फ़ा ग्लूकोज में जो है ये OH ग्रुप, इस ग्रुप से जो है O ग्रुप से जो है थोड़ा दूर रहता है, और इसको कहते हैं बीटा ग्लूकोज। इस तरह से जो है बीटा ग्लूकोज के बीच में जो है जैसे एक और बीटा ग्लूकोज बना देता हूँ। अब इसके बीच में जो है दो बीटा ग्रुप के बीच में इस तरह से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गया, और इस तरह से जो है ये हो गया बीटा 1,4 लिंकेज। यानी कार्बन का जो वन मॉलिक्यूल जो है फर्स्ट नंबर कार्बन, और इधर जो है दूसरे का कार्बन 4 नंबर कार्बन, दोनों बीटा के 1 और 4 कार्बन के बीच में जो लिंकेज बन गई उसको कहते हैं बीटा 1,4 लिंकेज। इस तरह ग्लूकोज मोनोमर के बीच में बीटा 4 लिंकेज होती है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, और इस तरह से जो है सेलुलोज के जो है चेन बनती है, सेलुलोज की श्रृंखला बनती है। और इसमें जो होता है कि अपन जानते हैं कि सेलुलोज की चेन जो है उसमें क्या होता है कि 100 सेलुलोज के मॉलिक्यूल मिलकर के 100 और मिसेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिसेल बनाते हैं। और ऐसे ही जो है 20 मिसेल मिलकर के और एक माइक्रो फाइब्रिल्स बनाते हैं, सूक्ष्म तंतु बनाते हैं। और 250 माइक्रो फाइब्रिल्स मिलकर के मैक्रो फाइब्रिल्स बनाते हैं। तो इस तरह से जो है माइक्रो फाइब्रिल्स सेलुलोज के बने होते हैं, और एक माइक्रो फाइब्रिल्स में लगभग 5 लाख सेलुलोज मॉलिक्यूल होते हैं, 5 लाख सेलुलोज मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस तरह से सेलुलोज के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में जो है ग्लूकोज के मोनोमर मिलकर के और जो है पॉलीमर बनाते हैं, और ये पॉलीमर आगे चल करके और माइक्रोफाइब्रिल्स बनाते हैं, और इसी मैक्रोफाइब्रिल्स बनाते हैं, और इसी मैक्रोफाइब्रिल्स से जो है सेलुलोज जो है सेल की जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जो है ये सेल की जो है प्रॉपर्टीज़ होगी, सेल की जो है नेचर होगी, सेल की स्ट्रक्चर और सेल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर। थैंक यू।